नमस्कार दोस्तों। जैसा कि का एक जरिया है जो इंसान ने खुद से विकसित की। Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. इंसान की ये फितरत रही हमेशा, जो चीज़ उससे भगवान ने या खुदा ने जो नवाजा उसे बर्बाद करने की। जहाँ भी इंसान जिस हिसाब से गया उस हिसाब से बर्बाद करता रहा। न्यूक्लियर बम केवल एक धमाका नहीं है, एक ऐसा शब्द जो केवल धमाका नहीं है, ये मौत है, डर है और इंसान के तबाही का एक जरिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब का इतिहास, न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है, कब बना, कैसे बना। दोस्तों, जैसा कि जानते हो, न्यूक्लियर को हिंदी में परमाणु कहा जाता है और न्यूक्लियर बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब है जो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। अत्यधिक ऊर्जा पैदा करता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। अब ये कितने टाइप का होता है? तो एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक रिएक्शन होता है जिसे फिजन कहते हैं, FISSION, फिजन। जब किसी भारी तत्व जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, ये 235 और 239 दोस्तों है जो एलिमेंट जो जानते हैं, तत्व वगैरह जानते हैं, उसका एक नंबरिंग होता है, वो है का नाभिक टूटता है और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। फिजन में जब किसी भारी तत्व और भारी मात्रा में निकलता है, जिससे ऊर्जा निकलती है, वो फिजन कहलाता है। ठीक है, तत्वों का टूटना, तत्वों का न्यूक्लियर मतलब नाभिक टूटना। और दूसरा होता है फ्यूजन, जब दो हल्के परमाणु बम मिलकर एक भारी परमाणु बम बनाते हैं और भी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो है फ्यूजन। तो बेसिकली ये फ्यूजन होता है और फ्यूजन होता है। एटॉमिक बॉम्ब का कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों, ये है फिजन के आधार पर। हाइड्रोजन बम फ्यूजन पर आधारित होता है और यह एटॉमिक बम से हजारों गुना शक्तिशाली होता है। कहा जाता है कि सूरज जो है, मतलब सूरज भी जो है सो हाइड्रोजन बॉम्ब ही एक हिसाब से हाइड्रोजन का गोला है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ। मतलब जैसे आग की खोज हुई, दूसरे तीसरे चीज़ों की खोज हुई, तो एक इस चीज़ की भी खोज हुई, कैसे हुई ये बता। दोस्तों, मैं आपको न्यूक्लियर बॉम्ब के निर्माण के बारे में बता रहा हूँ। हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1940 का दशक था वो, जिसमें अमेरिका ने एक ना सीक्रेट प्लानिंग की, मतलब गुप्त योजना बनाई अमेरिका ने, जिसका नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसका फर्स्ट एम यही था, इसका उद्देश्य यही था कि परमाणु बम बनाना। अब ये देखो, इसमें क्या है कि आप एक साइंटिस्ट का नाम जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखकर परमाणु बम की चेतावनी दी थी और इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व जो किया था वो भी एक वैज्ञानिक किया था, जिसका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इसमें लगभग आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि गुप्त योजना भी थी और 1.3 मतलब 1,30,000 लोग शामिल थे इसमें। और खर्चा आया था तब 1940 के दशक में, खर्चा आया था $2 बिलियन। इसमें टोटल खर्चा आया था। ठीक है, तीसरा है अत्यधिक गर्मी, दबाव और रेडिएशन। ये तीनों चरण होता है। पहला होता है जहाँ पे बम गिरता है, वहाँ पे वो या तो उसका परमाणु नाभिक टूटता है या जुड़ता है। दूसरा होता है कि वो तेज से विस्फोट करता है और बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी मतलब हीट निकलती है। ठीक। तीसरा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे बताया मैंने आपको, प्रेशर भी होता है, उस पर वेव निकलती है, और रेडिएशन। तो इसके अलग अलग हिस्से हैं। जैसा पहला देखो कि इसको कहते हैं ट्रिगर मैकेनिज्म, जो विस्फोट की शुरुआत करता है। दूसरा होता है परंपरागत विस्फोटक, जो कोर को संकुचित करता है। और तीसरा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस,
जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं वो ऊर्जा के बेसिकली स्रोत होते हैं। वो ये 3 हिस्से हैं प्रमुख। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि बम गिरता है, पूरा एरिया को वेपराइज करता है, इतना हीट जनरेट करता है, फिर बहुत तेज़ धमाका होता है, बहुत लाइट, मतलब इतना कि आदमी नेक्ड आई से क्या कैसे भी देख नहीं सकता है, आदमी अंधा हो जाएगा। 20-30 किलोमीटर का आदमी भी इतनी तेज़ होती है कि परमाणु बम पहले ट्रिगर करता है उसे, उसके बाद फिर वो जब गिरता है तो ब्लास्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है, फिर उसके बाद फॉल आउट उसका रेडिएशन वगैरह होता है। जो गिरा तो अकस्मात जितने भी उस रेडियस में 30-40 किलोमीटर में रेडियस में होंगे वो तो मर जाएंगे तुरंत के तुरंत, वेपराइज हो तो भाप बन जाएंगे। उसके आगे के लोग, उनकी भी त्वचा गलने लगेगी, जो स्किन है गलने लगेगी, मांस गलने लगेगा, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा जो दूसरे बॉम्ब में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इतना भयावह नहीं होता उसमें। लेकिन दूसरे बॉम्ब में लोग तो जहाँ पे गिरता है वहाँ पे तो हीट से वो भी मरते हैं, जल जाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है, टुकड़े टुकड़े जल जा, बहुत तरह का चीज़ होता है उसमें। लेकिन परमाणु बम में दूसरे बम से अलग ये है, इसमें सबसे बड़ा जो खतरनाक है रेडिएशन का फॉलआउट। रेडिएशन और परमाणु फॉलआउट एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो मानव सभ्यता में, मतलब इंसानों की रूह कांप जाएगी। तो जब परमाणु बम फटता है तो सिर्फ विस्फोट ही नहीं होता, एक अदृश्य खतरा निकलता है। वो तो देख, सामने विस्फोट हो रहा है, कोई मर रहा है, जल रहा है, तो सामने दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ जो दिखता नहीं है, जिसे अदृश्य खतरा कहा गया, उसका नाम है रेडिएशन। और उसी रेडिएशन का इफेक्ट होता है सबसे पहले त्वचा का, मतलब जो स्किन होता है वो जलने लगता है, बाल सारे झड़ जाएंगे। स्किन जब जल के गल रहा है तो बाल तो जलेगा। और इंटरनल ऑर्गन जो होता है फेल हो जाता है, किसी का ना हार्ट बंद हो गया, किसी का कुछ और बंद हो गया, मतलब इंटरनल ऑर्गन। ये तो इमीडिएट एक्शन है, जो लोग मर जाते हैं। जो जिंदा रहते हैं उनका क्या होता है, उन लोगों में भी जो दूर दूर तक बहुत दूर हैं उनमें भी यही सिम्टम्स आता है, कुछ दिन बाद कैंसर हो जाता है बहुत सारे लोग को। रेडिएशन कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, पता है आपको। बांझपन हो जाता है। इसके बाद एक ना जनरेशन वाइज रोग होता है, जैसे कि आपको किसी ने बताया होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में ना अभी भी लोग जो है ना, आज के टाइम में भी कोई लंगड़ा पैदा हो रहा है, मतलब दिव्यांग कह रहे, दिव्यांग पैदा हो रहे हैं लोग, कुछ मेंटली डिसेबल्ड लोग पैदा हो रहे हैं, मतलब इस टाइप के लोग जो है वो एक हेरिडिटरी लेके आ रहा है, जेनेटिकली। अब पॉल्यूशन इतना तगड़ा होता है, जब रेडिएशन जाएगी, मान लो कि इंडिया पाकिस्तान में ये जब लड़ाई हुई तो दोनों कंट्री तो ख़त्म। उसके बाद ग्लेशियर वगैरह सारे जितने हैं, इतनी टेम्परेचर आएगी, कहाँ ग्लेशियर रह पाएगी, सारे ख़त्म, दोनों कंट्री बंजर बन जाएगी। और लोग तो दिखेंगे नहीं आपको, ना इधर ना उधर। और इतनी हीट, इतनी वेव होगी, इस तरह का हीट होगा, इस तरह का मतलब ये होगा कि दोस्तों ज़मीनें बंजर हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। और जो नदियाँ से पानी निकल के वो सब में रेडिएशन, जो पानी अमृत समान है वो जहर समान हो जाएगा। लोग दूर दूर के लोग भी जो है, क्या पूरा विश्व ही परेशान होगा उससे, तो खैर ठीक। अब जो इसका राख होता है, जो न्यूक्लियर बम फटता है उसका राख भी बहुत, उसमें भी रेडिएशन होता है, और वो भी बहुत ऊंचे गुबार, जो उसका राख होता है ना वो। लेकिन दर्शन करना मुश्किल है सूर्य देवता का, कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर, पता नहीं क्या हवा में रेडिएशन फैलेगी और फैलती जाएगी, पूरे विश्व के लोग परेशान रहेंगे। हवा जिधर जिधर जाएगी रेडिएशन लेते हुए जाएगी, विश्व में महामारी आएगी। इसलिए इसे डेटरेंट कहा जाता है, और इसको विनाशक हथियार कहा जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब को, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो। अब आपको मैं बताऊं, इंसान क्या है कि इस हिसाब से सब कुछ जानते हुए भी आज की दुनिया में, ये तो मैं आपको उसका फॉल आउट, परमाणु राख जो मतलब सैकड़ों किलोमीटर तक दूर फैल जाती है, मिट्टी, पौधे, पानी जितने हैं पूरे विश्व में सब दूषित होगा, दूर दूर तक। कोई अभी हो जाएगा, कोई थोड़े दिन बाद होगा, लेकिन क्योंकि जानते हैं पूरा विश्व, कोरोना आया तो सब जगह फैला, हवा से जाए, हवा से मतलब ये, तो इसी तरह सब कुछ बर्बाद होगा। और इनका असर 1 साल 2 साल नहीं, सैकड़ों साल तक इनका असर रह सकता है। ये शायद लोगों को पहले बताया गया कि नहीं। तो आज की दुनिया, अब मैं चर्चा करता हूँ आज की दुनिया और न्यूक्लियर हथियार क्या है।
बेसिक है, इतना सब जानते कि ये इतना विनाशकारी है, उसके बाद भी लोगों ने रिसर्च करके और दूसरे देश पे गिराया भी, और बहुत सारे देश ने मिलकर के, पहले तो वो 2 हथियार गिरे तो इतना विनाश हुआ था जो मैंने हिरोशिमा और नागासाकी का बताया था आपको। पूरी दुनिया में 13,000 से अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं। इसमें 90% तो केवल 2 देश के पास है। किसके पास? अंदाजा लगाइए आप। अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस के पास पूरे दुनिया के 90% एटॉमिक हथियार है, और बाकी भी देश हैं जो कि जिनके पास हथियार है, लेकिन इनसे बहुत कम है, 10% में बाकी देश है। तो मैं आपको बताता हूँ किस किस देश के पास है। अमेरिका तो जानते हैं, अमेरिका और रूस के पास 90% हथियार है न्यूक्लियर। उसके बाद चीन के पास है, भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, किंग जॉन्ग यूम के पास है, उंग जॉन्ग क्या नाम है उनका, जो भी हो, बहुत मतलब। फ्रांस के पास भी है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के पास भी है, और कहा जाता है इजराइल के पास भी है, लेकिन उसने आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की। इतने पता नहीं आधिकारिक रूप से नहीं घोषित कितने देशों के पास हो। और तो मतलब जब इंसान जान रहा है कि इतना विनाशकारी है, उसके बाद भी इंसानों ने 2, 4, 10 उसका हथियार जो है मतलब पूरी दुनिया का विनाश करने के लिए काफ़ी है। इंसान ने 13,000 हथियार, परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। तो इसमें क्या है कि अलग अलग देश की अलग अलग नीति भी है। खैर ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स और देश की पॉलिसी है, उस पर नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब से फ़ायदा क्या, नुकसान क्या है। फ़ायदा तो कुछ है नहीं। हाँ, कह सकते हैं कि 2 न्यूक्लियर पावर होते हैं तो लड़ते नहीं आपस में, लेकिन ऐसा तो देखा नहीं गया। चाहे सीधे लड़ते हैं, छुप के लड़ते हैं आपस में। पता नहीं इंसान की फितरत कैसी होगी कि लड़ता रहता है। तो मेन यही है कि जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, पावर अलग चीज़ है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, बहुत ख़तरनाक है। और हवा में बोल देने से नहीं होता कि न्यूक्लियर वॉर कर लो, न्यूक्लियर ये हो जाएगा, ऐसा। पूरी मानव सभ्यता तबाह हो जाएगी न्यूक्लियर वॉर से। और ये बात अभी हाल के कॉन्टेक्स्ट